नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। कोयले के अवैध कारोबार के लिए बदनाम कोयलांचल में इन दिनों बिहार की तरह ही बालू का अवैध धंधे का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। वो भी तब जब राज्य सरकार के निर्देश पर धनबाद जिला प्रशासन बालू के अवैध कारोबार के निक्सस को तोड़ने में दिन रात एक कर रही है। बालू माफिया सूबे को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और इसे तस्दीक करती देखिए न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। की पतवार, काले धंधे का लंगर, नापाक हसरतों के साहिल को तैरती बेजुबान कश्तियों का ये मंजर, पेट की खातिर गुस्सा फूट रहा है। पर इस बेबसी के फावड़े से फिर कोई सूबे को लूट रहा है। धनबाद जामताड़ा को जोड़ने वाले पूर्वी टुंडी के मोहलीडी पंचायत से गुजरती बराकर नदी पर बने पुल का ये नजारा, नदी की कलकश निश्चल धारा और इस पर छल का बोझ लिए तैरती बेजुबान कश्तियां, साहिल पर मजमा और रेत की ढेर। न्यूज 11 भारत की तफ्तीशी निगाह से बेचैन ये जुबान चीख चीख कर कह रहे हैं, चुप रहो, लूट जारी है। झारखंड के लिए ये दुर्भाग्य की बात, कोयले के साथ साथ बालू का भी अवैध कारोबार और इस पूरे नेक्सस में कई बिचौलिए, सफेदपोश, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी। हमारी टीम को खबर मिली कि मोलीडी में बराकर नदी पुल के पास बालू के काले कारोबार का धंधा फल फूल रहा है। गरीब ग्रामीणों को चंद रुपए देकर ठेकेदार बालू की लूट मचा रहे हैं। खबर की हकीकत खंगालने निकल पड़ी हमारी टीम। हमारे कैमरे ने वहां की जो तस्वीरें कैद की वो यही कहती हैं। पहले कोयले की लूट, अब बालू पर लुटेरे पड़े हैं टूट। अपना कर लूट का नया नमूना, सूबे को लगा रहे करोड़ों का चूना। जैसे ही वहां मौजूद ग्रामीण मजदूरों की निगाहें हमारे कैमरे पर पड़ी, उनकी कमाई बंद होने का डर सामने आ गया। वो हम पर कैमरा बंद करने का दबाव बनाने लगे। ठीक। लेकिन तब तक हमारे कैमरे ने मजदूरों की मजबूरी की आड़ में चल रहे करोड़ों के बालू के अवैध कारोबार को कैद कर लिया था। लेकिन ये किस्सा किसी एक घाट का नहीं है। पूरे सूबे में माफिया सक्रिय है और नियमों की धज्जियां उड़ाकर बालू लूट रहे हैं। लीज कहीं और बालू का खनन कहीं और। ये जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये लीज मिला है धनबाद के स्पार्कल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के राजन प्रसाद को। इस घाट की नीलामी हुई है और लगभग 9.70 एकड़ इस बालू घाट को, कथित बालू घाट को उनके लीज किया गया है और यहीं से बालू उनको उठना है। लेकिन आप ये जो घाट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ पत्थर और पानी है, बालू का कहीं पता ही नहीं है। बालू उस दूर दरकिनार वहाँ पे उस इलाके दूसरे क्षेत्र में है, जहाँ से ग्रामीण के रूप में बिचौलियों के माध्यम से इस ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाता है और वो फिर बाजारों में जाता है। तो 1000 रुपये, 1200 रुपये का माल धनबाद शहर जाकर लगभग 6000, 5000, 7000 तक में बिक्री होती है। इलाके में खेती नहीं होती, लिहाजा गांव वालों के पास कमाई का एक ही जरिया बचता है और वो है बालू माफियाओं के लिए जान जोखिम में डालने के बदले चंद पैसे कमाना। लेकिन बालू निकालने वालों को जान जोखिम में डालने की कीमत कुछ 100 रुपए ही मिल पाते हैं और बालू बिचौलिए बाजार से हजारों रुपए कमाते हैं। जाहिर है सरेआम फल फूल रही बालू के इस लूट को अधिकारियों और पुलिस का संरक्षण है। एक लेबर का कुछ 300 से 400 रुपया हाजिरी पड़ता है सुबह से शाम तक, और बालू यहाँ से ले जाके 5000 रुपया गाड़ी बेचा रहा है। और ये यहाँ का प्रशासन बोलिए, डीओ बोलिए या जो भी बोलिए, माइनिंग इंस्पेक्टर जो भी है, सबका मैंने क्या बोलते हैं, मैंने मिली भगत से ये बालू का चोरी हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पर एसडीएम साहब कहते हैं कि बालू माफियाओं की मनमर्जी नहीं चलेगी। प्रशासन चौकस है, छापेमारी होगी और बालू लुटेरों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा।
अभी दिक्कतें ये आ रही है कि हम लोग की जो टास्क फोर्स है वो नियमित छापेमारी कर रही है, तो उससे कंट्रोल है। और मुझे उम्मीद है कि खनन विभाग अगर इससे एक हमेशा रेगुलर टास्क के रूप में कार्य करेगा तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें बंद होंगी। ये माइनिंग का मामला है, मेरे पास भी इस तरह की बातें आई थी, पर हमने उन वैसे लोगों को जिनको लीज मिला हुआ था उसमें मैं विशेष इंटरफेयर नहीं करना पसंद किया, क्योंकि ये माइनिंग है, माइनिंग की बातें हैं। तो वहाँ से अगर इनको चालान ज़्यादा संख्या में मिल जाता तो लोगों को सुविधा होती, लोग अपने बालू को चालान के माध्यम से भी बाजारों में लाते। एसडीएम साहब ने कुछ भी बोलकर परंपरा तो निभा दी, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी कैमरे को देखते ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। साफ है, कोयले की लूट जितनी बड़ी है, बालू के काले कारोबार का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस मसले को सियासत ने भी आड़े हाथों लिया है। मामला बीजेपी के हाथ लगा तो जैसे सियासत का कोई सुनहरा मौका हाथ लग गया। दिनों धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रमुख नदियां हैं उससे जो बालू घाट है, उन बालू घाटों से जो बालू का कारोबार हो रहा है वो बिल्कुल ही अवैध है, और हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ही इस काम को करवा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में माननीय विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी ने पहले यह व्यवस्था किया था कि जो भी बालू घाट है वो वहाँ के नौजवान बेरोजगार लोगों को वहाँ मिलेगा, गांव वालों को देने का बात था, उन्होंने किया भी, फ्री कर दिया था। इससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। लेकिन हेमंत सरकार ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके माफियाओं से बालू बेचा रही है। तो मौत मरना यहाँ के ग्रामीण और लेबरों को ही है, और लाभ इसका दूसरे और दबंग लोग ही उठाएंगे। इस बालू के खेल पे कब तक कैसे हेमंत सोरेन सरकार कंट्रोल करेगी और कैसे गांव वालों को और मजदूरों को हित का ध्यान रखते हुए उनका कैसे तरक्की करेगी, इस पर बहुत ही बारीकी और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अन्यथा किसी दिन यहाँ पे जबरदस्त आंदोलन होगा, रिवॉल्ट होगा, जो सरकार के लिए भी संभालना, जिसे सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल। सिंदरी के एसएससी गेट पर स्थानीय बेरोजगार लोगों ने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई, लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। झड़प में कई लोग घायल हुए। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार भी चोटिल हुए। तनाव को देखते हुए पुलिस ने एसीसी प्लांट के आसपास धारा 144 लगा दी है। पत्थरबाजी मामले में महिला समिति की अध्यक्ष सुंदरी देवी के साथ 3 महिला और 10 टाइगर समर्थक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर सिंधी थाना लाया गया है। इसके साथ ही ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल के साथ बर्तन को भी घटनास्थल से जब्त किया गया है। किसी के ट्रांसफर को लेके थे, प्लस यहाँ पे अभी तक यूनियन का चुनाव नहीं हुआ था, किसी एक ही पार्टी का यूनियन का यहाँ पे आधिपत्य था 20 साल से। तो हम लोगों ने कहा था कि ये बातें हम लोग एसडीएम के नेतृत्व में हमेशा वार्ताएं होती रहेंगी, छोटी छोटी बातों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से सारे चीज़ संपन्न हो गए। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के लोगों से मैं बात किया, सारी चीज़ें लोग खा रहे थे, लोग तैयार हो गए, सर हम लोग जाने वाले हैं, और सारा चीज़ अब खत्म हो गया। मैं अंदर गया, इस मीटिंग की बैठक का खबर में अपने वरीय पदाधिकारियों को, डीसी सर को बताया कि सर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब चीज़ें इन लोग अब घर जा रहे हैं। अचानक 15-20 मिनट के बाद देखता हूँ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो ये तो खैर एक्सेप्टेबल नहीं था। जब प्रशासन था तो भाई XYZ कोई भी हो, आपको ये तो अलाउ नहीं था। फिर हम लोगों ने कार्रवाई की, जो पत्थरबाज थे उन लोगों को दौड़ाया, जो पकड़े गए, चाहे जो नेता थे चाहे कुछ भी थे, हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। ये लोग जेल हुआ क्यों, क्या कारण है, मतलब पथराव हुआ है, वो सब जांच कर रहे हैं। वो केस का इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, और उसके बाद मतलब पथराव हुआ है, इसलिए हमारा फोर्स को मजिस्ट्रेट भी था जी, आदेश पर हम लोग फोर्स इस्तेमाल किया और उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जी लगभग अभी भी कर रहा है ना। 9 लोग मिलकर। काफी इंतजार के बाद आखिरकार धनबाद की 8 लेन सड़क का निर्माण पर लगा ग्रहण अब खत्म हो गया और इसका काम फिर से शुरू हो गया। पूर्वी भारत की इस महत्वाकांक्षी 8 लेन सड़क निर्माण योजना को पूर्व की रघुवर सरकार ने स्वीकृति दी थी, लेकिन इस पर ग्रहण लग गया था। बाद में हेमंत सरकार ने 410 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क की आवश्यकता को महसूस करते हुए इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी।
2 संवेदक इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इस निर्माण के शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी है। लोगों से बात की संवाददाता अरुण बर्नवाल ने। 6 महीने की जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार ने इस पूर्वी भारत कहें तो पूर्वी भारत का ये बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजना है 8 लेन सड़क धनबाद को अपनी फिर से निर्माण की स्वीकृति दे दी है। बहुत लोगों ने परेशानी झेली क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का जो सड़क है गोल बिल्डिंग, अब जाकर ये 2 दिन पहले जब स्वीकृति मिली है सरकार से और रोड कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हुआ, लोगों में काफ़ी हर्ष देखा जा रहा है। देखिए इस पंचायत के मुखिया हैं, पहले उन्हीं से सरकार की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी रघुवर सरकार की। 20 किलोमीटर की ये 8 लेन सड़क थी। महत्वाकांक्षी योजना, इसको मानकर विश्व बैंक की ओर से जो है इसको पैसा देकर जो बनाया जा रहा था, लेकिन चूंकि सरकार के गलत नीति कहिए चाहे इसमें और कुछ बात है, हम लोग तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इसको 6 महीने से बंद कर दिया गया था और बंद करने से आम पब्लिक को जो है मतलब भारी परेशानी काकों से लेकर गोल बिल्डिंग तक उठाना पड़ा। कि जिला परिषद की सदस्य प्रियंका पाल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम 6 महीने रघुवर दास सरकार में इस सड़क ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसको लाया गया 20 किलोमीटर की सड़क, और हेमंत सोरेन सरकार आती है इसको बंद करा दिया गया। फिर सरकार ने समझा जो नहीं कहीं कुछ प्रशासनिक या अधिकारियों की कहीं कोई चूक थी और वही डीपीआर सही है और फिर से उसमें स्वीकृति दे दी। क्या मानेंगे इसको, इस 6 महीने जो काम बंद रहा? निष्पक्ष रूप से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है उन्होंने 3 प्रमुख मुद्दों, चाहे वो सड़क हो, पानी हो या बिजली हो, इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। हमारा काम विनोद विहारी चौक से काको चौक तक है, जो फिर से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। हम लोगों का काम 18 जून से बंद हो गया था क्योंकि ये 8 लेनिंग की उपयोगिता और फंड की कमी के कारण ये बंद करा दिया गया था, लेकिन सरकार इसकी उपयोगिता को देखते हुए पुनः 8 लेन बनाने का फैसला किया, जिसका हम लोगों ने स्वागत करते हुए और अपना काम फुल फ्लेज में शुरू कर दिया। 2021 में कंप्लीट हो जाएगा जी। 2021 सितंबर अक्टूबर तक हम लोगों का प्लानिंग है कि इसकी जो डीपीआर जो बनी है इसमें कई एक जो पॉइंट ऐसे हैं जहां इमरजेंसी में हवाई जहाज को भी लैंड कराने की योजना है। फुटपाथ रहेगा, साइकिल के लिए अलग पथ रहेगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए सहयोगी तपेश के साथ अरुण बर्नवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। चीन में शुरू हुए कोरोना महामारी ने दुनिया में कहर बरपाया, लेकिन झारखंड का एक गांव ऐसा भी है जिसने अपनी सावधानी और सतर्कता से कोरोना के पांव को गांव की दहलीज के बाहर ही रोक दिया। देखिए रिपोर्ट। वायरस जहां पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहा है, वही देश का एक ऐसा गांव है जहां आज तक कोई भी संक्रमित नहीं मिला है। भले देश में लॉकडाउन समाप्त हो गया हो, लेकिन जीतपुर गांव में आज भी लॉकडाउन है। इसका परिणाम है कि यहां अभी तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया है। इस गांव में ग्रामीण रोजमर्रा के कार्यों के लिए गांव से बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं और पूरे लॉकडाउन के दरमियान किसी भी बाहरी को अपने गांव में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया है। इस आदिवासी बहुल गांव में कई शिक्षित युवा युवती आज भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। गांव के मुखिया विनोद मरांडी ने कहा है कि हमारे ग्रामीण शिक्षित के साथ साथ आदेश का पालन भी करते हैं। गांव में बैठक किया और बैठक के सभी को हम लोग बुलाए और गांव में हम लोग इस कोरोना के बारे में हम लोग चर्चा किए, जो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के जो आदमी है उसको भी आने नहीं देंगे। हम लोग अपने अपने पर हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जो महामारी चल रहा था उस समय हम लोग हर व्यक्ति हर गांव के जो आना जाना जो माने दूर से आता है वो आने नहीं दिए। उसके बाद हम लोग का जो सोशल डिस्टेंस हम लोग किए। उसके बाद जो हम लोग का गांव का माझीहाड़ा है उसके द्वारा हम लोग पूजा अर्चना किए। ग्रामीणों की माने तो इस गांव की कुल देवी हमें संक्रमण से बचा रखी है और ग्रामीण बिना मुखिया और सरपंच के आदेश बिना बाहर नहीं निकलते। ग्रामीणों की माने तो जब कोरोना को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया
तब से इस गांव में बाहरी लोगों को अंदर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि ग्रामीण भी बाजार हाट नहीं जाया करते थे। जरूरत की चीजें गांव के मुखिया और सरपंच ही मास्क और ग्लव्स लगाकर बाहर जाते थे और लेकर वापस गांव लौटते थे। नहीं, बाजार हम लोग गए हैं, पर अपना सुरक्षित तरीके से गए हैं कि जिस तरह से बताया गया है कि अपना कैसे किस तरह किसी इंसान से नहीं मिलना है उतना। अगर कहीं भी आप मार्केट भी जा रहे हैं तो आप अपना सुरक्षित से जाइए और आइए। कुछ भी सामान को उतना अगर छूना भी है तो ग्लव्स पकड़ के कुछ भी सामान को लीजिए, या फिर घर किसी भी सामान को घर घुसा रहे तो सबसे पहले धो के घुसाइए। इस गाँव में 50% या 75% शिक्षित लोग हैं, बाद बाकी बेरोजगार हैं। लेकिन बात है कि हम लोग टाइम में हम लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग के जरिए हम लोग को मतलब शिक्षा देते हैं, जागरूक करते हैं। इसी के माध्यम से जो है आज यहाँ एक भी कोरोना नहीं हुआ है। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिले के उपायुक्त तक लोगों को इस संक्रमण से मुक्ति के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हैं। बेपरवाह लोग फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। धनबाद के इस गांव के लोगों ने न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल पेश की है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाघमारा का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता स्वर्गीय ओपी लाल जी के घर पर आकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। सांसद ने उनके निधन को राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। ये नहीं रहे, वो इस क्षेत्र में राजनीति में काफ़ी उनका योगदान रहा। यहाँ के मजदूरों के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति हमेशा उनका सहयोग रहा है और आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। यह काफ़ी राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नुकसान है और मैं आज इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। राज्य सरकार के द्वारा कई घोषणाएं हुई, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कितना अमल हुआ यह मैदान पर या ज़मीन पर अभी तक नहीं उतर पाया है। इसलिए हम भी राज्य सरकार को सलाह देते हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं और उनको ठंड के दस्तक देते ही निरसा के बाजार में कपड़ों की दुकानें सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन महंगाई और कोरोना का असर बाजार पर साफ तौर पर दिख रहा है। गर्म कपड़े की दुकान पिछले साल से ज्यादा लगी है, लेकिन खरीदार नहीं है। एकदम हाफ हो रहा है 50% में। फिर उसके बाद जो है कि बाहर का कोई आने नहीं खोज रहा, सब लोग ले आ रहा है। 5 किलो 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है। कोरोना का वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है। बाजार में माल उतना अवेलेबल नहीं है तो उसका रेट ज़्यादा है। ग्राहक धनबाद में इन दिनों आलू प्याज के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार आलू प्याज के दाम में बढ़ोतरी से आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। एक रिपोर्ट। धनबाद में इन दिनों आलू प्याज के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार आलू प्याज के दामों में बढ़ोतरी से आम लोगों के साथ साथ अब दुकानदार भी परेशान होने लगे हैं। बात करें आलू प्याज के दामों की तो धनबाद के बाजारों में पुराना आलू 50 रुपए, नया आलू 60 रुपए और प्याज भी 60 रुपए की दर से दुकानदार बेच रहे हैं। इनका कहना है कि मंडियों में ही महंगा आलू प्याज मिल रहा है, जिस वजह से हमें भी बाजारों में उसी हिसाब से बेचना पड़ रहा है। पहले का अपेक्षा में अभी मार्केट में बहुत स्लोपन आ गया है। जो पहले आदमी 5 किलो आलू लेते थे वो अभी 1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो लेके काम चला रहे हैं महंगा के कारण। आप लोग का आमदनी में क्या असर पड़ा है? आमदनी हम लोग का मतलब कि 50% हो गया आमदनी, इसी में हम लोग गुजारा करना पड़ रहा है। धनबाद में इन दिनों आलू प्याज के बढ़े दाम से आम लोग भी परेशान हैं। वहीं लोगों की माने तो आलू प्याज की बढ़ी कीमतों ने घरों के बजट को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आलू प्याज का स्थिति बहुत खराब है। जो आलू प्याज 10 रुपया 12 रुपया बिक रहा था आज 60 रुपये बिक रहा है। आम आदमी का जेब पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। इस पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल होना चाहिए। अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इनके दामों में कुछ कमी आए, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलशाद खान की रिपोर्ट।
सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद और निरसा में भी प्रकाशोत्सव सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पहले शहर को सजाया जाता था और जगह जगह पर लंगर भी होते थे, झांकियां निकाली जाती थी, आतिशबाजी होती थी। लेकिन इस बार त्योहार मनाने को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। लोग मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आए। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है।